हेलो फ्रेंड्स, अगला टॉपिक है एंजाइम कैटालाइसिस। एंजाइम्स आर कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। एंजाइम्स नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, इनमें नाइट्रोजन होता है और ये लिविंग प्लांट्स और लिविंग एनिमल्स के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। दे आर एक्चुअली प्रोटीन मॉलिक्यूल ऑफ हायर मॉलिक्यूलर मास एंड फॉर्म कोलोडियल सॉल्यूशन इन वाटर। जो एंजाइम्स होते हैं वो एक्चुअली में प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर मास हाई होता है और ये वाटर में कोलोडियल सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं। कोलोडियल सॉल्यूशन हम अगले टॉपिक में डिटेल में पढ़ेंगे। दे आर वेरी इफेक्टिव कैटलिस्ट, कैटलाइज न्यूमरस रिएक्शन स्पेशली दोज कनेक्टेड विद नेचुरल प्रोसेसेस। जो एंजाइम्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव कैटलिस्ट होते हैं, यानी कैटलिस्ट के रूप में एक्ट करते हैं और वो बहुत सारी रिएक्शंस को कैटलाइज करते हैं। स्पेशली जो एंजाइम्स होते हैं वो उन रिएक्शन को कैटलाइज करेंगे जो नेचुरल प्रोसेस से जुड़ी हुई हैं, लिविंग बींग से जुड़ी हुई हैं। Numerous reactions that occur in the bodies of animals and plants to maintain the life processes are catalyzed by enzyme। बहुत सारी रिएक्शन जो एनिमल्स और प्लांट्स की बॉडीज़ में होती हैं जिससे वो अपने लाइफ प्रोसेस को मेंटेन करते हैं, वो एंजाइम्स के द्वारा ही कैटलाइज की जाती हैं। तो सिंपली लिविंग बींग्स के अंदर जो रिएक्शन हो रही है उनको कैटलाइज करने का काम एंजाइम्स का है। द एंजाइम thus are termed as biochemical catalyst and the phenomena is known as biochemical catalysis। तो एंजाइम को इसलिए हम बायोकेमिकल कैटलिस्ट भी कहते हैं क्योंकि वो लिविंग बींग में रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं और इस प्रोसेस को हम कहते हैं बायोकेमिकल कैटलाइसिस। मैनी एंजाइम्स हैव बीन ऑब्टेन्ड इन प्योर क्रिस्टलाइन स्टेट फ्रॉम लिविंग सेल। जो लिविंग सेल्स होती है उनमें से क्रिस्टलाइन स्टेट में बहुत सारे एंजाइम को ऑब्टेन किया गया है, बाहर निकाला गया है, यानी एक्सट्रैक्ट किया गया है। However, the first enzyme was synthesized in the laboratory in 1969। जो लिविंग सेल से एंजाइम्स एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, ऑब्टेन किए जाते हैं, लेकिन जो पहला एंजाइम था वो लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किया गया था 1969 में। फॉलोइंग आर सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन। ये कुछ एग्जाम्पल है एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन के। पहला है कैन शुगर का इन्वर्जन। जो एंजाइम है इन्वर्टेज एंजाइम, वो कैन शुगर को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में कन्वर्ट करता है। तो कैन शुगर यानी सुक्रोज C12H22O11, ये सुक्रोज का फॉर्मूला है। ये H2O के साथ रिएक्ट करेगा और इन्वर्टेज एंजाइम इसमें कैटलिस्ट के रूप में एक्ट करेगा, यानी ये इसमें जो एंजाइम यूज़ हो रहा है वो इन्वर्टेज एंजाइम है इस रिएक्शन में, जिससे ग्लूकोज बनेगा और फ्रुक्टोज बनेगा। इसी तरीके से जो ग्लूकोज का कन्वर्जन है इथाइल अल्कोहल में, इसमें जो एंजाइम यूज़ किया जाता है वो जाइमेज एंजाइम यूज़ किया जाता है जो ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल और CO2 में कन्वर्ट कर देता है। ये रिएक्शन यहाँ पर दी गई है, ग्लूकोज जाइमेज एंजाइम इसमें यूज़ किया गया, इथाइल अल्कोहल बना और कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरीके से जो स्टार्च है उसका कन्वर्जन माल्टोज में, इसमें जो एंजाइम यूज़ किया जाता है वो डायस्टेज एंजाइम यूज़ किया जाता है। दोस्तों, इसमें जो एंजाइम यूज़ किए जा रहे हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन सी रिएक्शन में कौन सा एंजाइम यूज़ किया जा रहा है ये आपको याद रखना है। स्टार्च C6H10O5 का ओलन, NH2O मॉलिक्यूल इसमें यूज़ किए गए, N नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल, और इसमें जो एंजाइम यूज़ किया गया डायस्टेज, जिससे माल्टोज के N मॉलिक्यूल बन जाएंगे। N कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। अब है अगला माल्टोज का ग्लूकोज में कन्वर्जन। इसमें जो एंजाइम यूज़ किया जाता है वो माल्टेज एंजाइम यूज़ किया जाता है और रिएक्शन ये इस प्रकार को है। माल्टोज का भी फॉर्मूला वही होता है जो सुक्रोज का C12H22O11, और ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। अगला है यूरिया का डिकम्पोजिशन अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में। इसमें जो एंजाइम यूज़ किया जाता है वो यूरिएज एंजाइम यूज़ किया जाता है। यूरिया का फॉर्मूला NH2CONH2। यूरिएज एंजाइम इसको डिकम्पोज कर देगा, तोड़ देगा अमोनिया में और कार्बन डाइऑक्साइड में। इन स्टमक द पेप्सिन एंजाइम कन्वर्ट प्रोटीन इनटू पेप्टाइड, वाइल इन इंटेस्टाइन द पैंक्रियाटिक ट्रिप्सिन कन्वर्ट प्रोटीन इनटू अमाइनो एसिड बाय हाइड्रोलिसिस। स्टमक में क्या होता है, जो पेप्सिन एंजाइम है वो प्रोटीन को पेप्टाइड में कन्वर्ट करता है, जबकि जो इंटेस्टाइन होती है, आंत होती है, उसमें जो ट्रिप्सिन है, पैंक्रियाटिक ट्रिप्सिन यानी जो पैंक्रियाज रिलीज करता है, तो इंटेस्टाइन में जो ट्रिप्सिन होता है वो प्रोटीन को एमाइनो एसिड में कन्वर्ट करता है हाइड्रोलिसिस के द्वारा। अगला है कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड। मिल्क का कर्ड में कन्वर्ट होना यानी दूध से दही बनाना। ये भी एक एंजाइमेटिक रिएक्शन है जो कर्ड में मौजूद लैक्टोबैसिली एंजाइम के द्वारा की जाती है। तो कर्ड में एक एंजाइम होता है
लैक्टोबैसिली एंजाइम। तो क्या करते हैं, मिल्क लेते हैं, मिल्क में थोड़ी बहुत जो है कर्ड डालते हैं, उसके बाद वो मिल्क भी कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो कर्ड डालते हैं उसमें एंजाइम प्रेजेंट होता है लैक्टोबैसिली, जो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देता है। अब ये यहाँ पर समरी दी गई है, इसमें जो एंजाइम है इन्वर्टेज, ये सोर्सेस का यीस्ट, यानी जो इन्वर्टेज एंजाइम है वो यीस्ट से प्राप्त किया जाता है। टेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके सोर्स भी ये इंपॉर्टेंट है। इन्वर्टेज एंजाइम यीस्ट से प्राप्त होगा, एंजाइमेटिक रिएक्शन सुक्रोज को ग्लूकोज फ्रुक्टोज में चेंज कर देगा। जाइमेस एंजाइम भी यीस्ट से प्राप्त होगा, ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देगा। डायस्टेज जो एंजाइम है वो सुक्र माल्ट से प्राप्त होता है, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। माल्टेज एंजाइम यीस्ट से प्राप्त होगा, माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। यूरेज एंजाइम सोयाबीन से प्राप्त किया जाता है, इसका सोर्स क्या होगा, सोयाबीन। ये यूरिया को अमोनिया और CO2 में कन्वर्ट करता है। पेप्सिन स्टमक में प्रेजेंट होता है, प्रोटीन को एमाइनो एसिड में कन्वर्ट करता है। ये आपको याद रखने हैं। अब है एंजाइम कैटालिसिस की कैरेक्टरिस्टिक। एंजाइम कैटालिसिस इज यूनिक इन इट्स एफिशिएंसी एंड हाई डिग्री ऑफ स्पेसिफिसिटी। जो एंजाइम कैटालिसिस प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होता है, कारगर होता है, और इसकी स्पेसिफिसिटी भी हाई होती है। कहने का मतलब है ये एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक होगा। जो एंजाइम एक रिएक्शन में यूज़ किया जा रहा है वो दूसरे रिएक्शन में यूज़ नहीं किया जाता। द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक आर एग्जिबिटेड बाय एंजाइम कैटलिस्ट। अब एंजाइम कैटलिस्ट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, विशेषताएं हैं। पहले है मोस्ट हाईली एफिशिएंट। जो एंजाइम होता है वो हाईली एफिशिएंट होता है। 1 मॉलिक्यूल ऑफ एन एंजाइम मे ट्रांसफॉर्म 1 मिलियन मॉलिक्यूल ऑफ द रिएक्टेंट पर मिनट। एक मॉलिक्यूल एंजाइम का 1 मिनट में 1 मिलियन मॉलिक्यूल रिएक्टेंट के कन्वर्ट कर सकता है। 1 मिलियन यानी 10 लाख। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा एफिशिएंट है, कितना ज़्यादा कारगर है। अगर हम जो मिल्क होता है उसमें थोड़ी सी भी दही डाल दें तो वो पूरे के पूरे मिल्क को दही में कन्वर्ट कर देती है। तो उसकी एफिशिएंसी का आप यहीं से पता लगा सकते हैं। एक मॉलिक्यूल एंजाइम का 1 लाख, 1 लाख नहीं 1 मिलियन यानी 10 लाख मॉलिक्यूल रिएक्टेंट के 1 मिनट में कन्वर्ट कर सकता है। दूसरा हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। Each enzyme is specific for a given reaction. That is, one catalyst cannot catalyze more than one reaction. एंजाइम हाईली स्पेसिफिक होता है एक गिवन रिएक्शन के लिए। कहने का मतलब है एक कैटलिस्ट सिर्फ एक ही रिएक्शन को कैटेलाइज करेगा, एक से ज़्यादा रिएक्शन को कैटेलाइज नहीं करेगा। एग्जाम्पल, एंजाइम यूरिएज कैटेलाइजेज द हाइड्रोलाइसिस ऑफ यूरिया ओनली, इट डज नॉट कैटेलाइज हाइड्रोलाइसिस ऑफ एनी अदर एमाइड। जो एंजाइम है यूरिएज, वो सिर्फ यूरिया के हाइड्रोलाइसिस को कैटेलाइज करेगा और वो किसी भी दूसरे एमाइड के हाइड्रोलाइसिस को कैटेलाइज नहीं करेगा। थर्ड है हाईली एक्टिव अंडर ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर यानी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये एंजाइम हाईली एक्टिव होते हैं। द रेट ऑफ एन एंजाइम रिएक्शन बिकम मैक्सिमम एट ए डेफिनेट टेम्परेचर कॉल्ड द ऑप्टिमम टेम्परेचर। एंजाइमेटिक रिएक्शन का जो रेट होता है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर मैक्सिमम हो जाता है, तो उस टेम्परेचर को हम कहते हैं उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑन आइदर साइड ऑफ द ऑप्टिमम टेम्परेचर द एंजाइमेटिक एक्टिविटी डिक्रीजेज। और ऑप्टिमम टेम्परेचर के दोनों तरफ, ऑप्टिमम टेम्परेचर के आगे भी और पीछे भी एंजाइमेटिक एक्टिविटी डिक्रीज होती है, घटती है। जैसे द ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटीज 298 to 310 केल्विन। तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वो 298 से 310 केल्विन के बीच में होता है। यानी इस टेम्परेचर रेंज में जो एंजाइम होगा उसकी एक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी, उसका रेट सबसे ज़्यादा होगा। 310 केल्विन से ऊपर उसकी जो एंजाइम का रेट है वो घट जाएगा, 298 केल्विन से नीचे उसका रेट घट जाएगा, इससे नीचे और इससे ऊपर उसका रेट घट जाएगा। ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर बीइंग 310 केल्विन इज सूटेड फॉर एंजाइम कैटेलाइज रिएक्शन। जो ह्यूमन बॉडी होता है उसका टेम्परेचर 310 केल्विन होता है यानी 37 डिग्री सेल्सियस। तो वो एंजाइम कैटेलाइज रिएक्शन के लिए बहुत सूटेबल होता है क्योंकि वो उसकी रेंज में है। अगला है हाईली एक्टिव अंडर ऑप्टिमम पीएच। ऑप्टिमम पीएच में ये हाईली एक्टिव होता है। द रेट ऑफ एन एंजाइम कैटेलाइज रिएक्शन इज मैक्सिमम एट ए पर्टिकुलर पीएच कॉल्ड ऑप्टिमम पीएच। एंजाइम कैटेलाइज रिएक्शन का जो रेट होता है वो एक पर्टिकुलर पीएच पर सबसे ज़्यादा होता है, उसे उसका ऑप्टिमम पीएच कहेंगे, और जिसकी वैल्यू होती है 5 to 7। यानी 5 to 7 अगर पीएच है तो एंजाइम जो कैटेलाइज रिएक्शन है वो सबसे ज़्यादा रेट में होगी। इंक्रीजिंग एक्टिविटी इन प्रेजेंस ऑफ एक्टिवेटर एंड कोएंजाइम। जो एंजाइम है उन एक्टिवेटर के
और कोएंजाइम की प्रेजेंस में उनकी एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। द एंजाइमेटिक एक्टिविटी इज इंक्रीज इन द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन सब्सटेंस नाउन एज कोएंजाइम। जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी है वो कुछ सब्सटेंस की प्रेजेंस में एक्टिविटी उनकी बढ़ जाती है, जिन्हें हम कहते हैं कोएंजाइम। तो कोएंजाइम कुछ ऐसे सब्सटेंस है जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड दैट व्हेन अ स्मॉल नॉन प्रोटीन विटामिन इज प्रेजेंट अलोंग विद एन एंजाइम द कैटालाइटिक एक्टिविटी इज एनहांस्ड कंसिडरेबली। तो ये ऑब्जर्व किया गया है जब एंजाइम के साथ एक नॉन प्रोटीन सब्सटेंस प्रेजेंट हो, यानी एंजाइम के साथ विटामिन भी प्रेजेंट हो, तो जो कैटालाइटिक एक्टिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज होती है। तो यहाँ पर नॉन प्रोटीन विटामिन क्या है? कोएंजाइम है। एक्टिवेटर आर जनरली मेटल आयंस सच एज Na positive, Mn2 positive, CO2 positive, Cu2 positive, etc. These metal ion when weakly bonded to enzyme molecule increase their catalytic activity. तो जो एक्टिवेटर्स होते हैं वो मेटल आयंस होते हैं, सोडियम पॉजिटिव, मैग्नीज 2 पॉजिटिव, कोबाल्ट 2 पॉजिटिव और कॉपर 2 पॉजिटिव, और कुछ और मेटल आयन हो सकते हैं। तो जो ये मेटल आयंस होते हैं जब ये एंजाइम मॉलिक्यूल के साथ वीकली बॉन्डेड होते हैं, एंजाइम मॉलिक्यूल के साथ वीक बॉन्ड बना लेते हैं, तो ये कैटालाइटिक एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं। अमाइलेज इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम क्लोराइड Na पॉजिटिव आयन आर कैटालाइटिकली वेरी एक्टिव। जो अमाइलेज एंजाइम है वो सोडियम क्लोराइड की प्रेजेंस में, Na पॉजिटिव की प्रेजेंस में कैटालाइटिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, उसकी एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। अगला है इन्फ्लुएंस ऑफ इनहिबिटर्स एंड पॉइजन्स। पॉइजन्स और इनहिबिटर्स का एंजाइम पर क्या इफेक्ट पड़ता है? लाइक ऑर्डिनरी कैटलिस्ट, एंजाइम आर आल्सो इनहिबिटेड और पॉइजनड बाय द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन सब्सटेंस। ऑर्डिनरी कैटलिस्ट की तरह जो एंजाइम्स होते हैं वो कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनकी प्रेजेंस में उनकी एक्टिविटी इनहिबिट हो जाती है, कम हो जाती है, वो सब्सटेंस उनको पॉइजनड कर देते हैं। द इनहिबिटर और पॉइजन्स इंटरेक्ट विद द एक्टिव फंक्शनल ग्रुप ऑन द एंजाइम सरफेस एंड ऑफन रिड्यूस और कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय द कैटालाइटिक एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम। तो जो इनहिबिटर्स या फिर पॉइजन्स होते हैं वो एंजाइम के सरफेस पर मौजूद जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे, और इंटरेक्ट करने के बाद एंजाइम की जो कैटालाइटिक एक्टिविटी होती है या तो उसको रिड्यूस कर देंगे या कम्प्लीटली ख़त्म कर देंगे। मान लीजिए कोई एंजाइम है, इस पर ये यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है, एक्टिव साइट है इसकी है, तो जो पॉइजन या फिर इनहिबिटर्स होते हैं वो क्या करेंगे? वो इस एक्टिव फंक्शनल ग्रुप के साथ इंटरेक्ट करेंगे। एक्टिव फंक्शनल ग्रुप के साथ इंटरेक्ट करने के बाद या तो वो एंजाइम को बिल्कुल ही ख़त्म कर देंगे या एंजाइम की एक्टिविटी को कम कर देंगे। द यूज़ ऑफ मैनी ड्रग्स इज़ रिलेटेड टू देयर एक्शन एज एंजाइम इनहिबिटर्स इन द बॉडी। तो बहुत सारे ऐसे ड्रग्स होते हैं जो बॉडी में एंजाइम इनहिबिटर्स की तरह एक्ट करते हैं। अब है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालाइसिस। एंजाइम कैटालाइसिस का क्या मैकेनिज्म है, क्या प्रोसेस है? देर आर ए नंबर ऑफ कैविटीज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ कोलोइडल पार्टिकल ऑफ एंजाइम। बहुत सारी ऐसी कैविटीज होती है जो एंजाइम के सरफेस पर मौजूद होती है। दीज कैविटीज आर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक शेप एंड पोजेस एक्टिव ग्रुप सच एज NH2, COH, SH और OH एट्सेट्रा। तो एंजाइम के सरफेस पर जो ये कैविटीज़ होती हैं इनमें एक्टिव ग्रुप्स, एक्टिव फंक्शनल ग्रुप्स पाए जाते हैं, जैसे कि NH2, COH, SH, OH। और जो ये कैविटीज़ होती है इनकी एक अपनी पर्टिकुलर शेप होती है, यानी हर एक एंजाइम पे एक पर्टिकुलर शेप होगी और इन पे फंक्शनल ग्रुप भी पाए जाएंगे, एक्टिव ग्रुप्स होते हैं। दीज आर एक्चुअली द एक्टिव सेंटर्स ऑन द सरफेस ऑफ द एंजाइम पार्टिकल। तो जो ये फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं ये वास्तव में क्या होते हैं? एंजाइम पार्टिकल के सरफेस पर एक्टिव सेंटर्स होते हैं जो रिएक्शन में जो एंजाइमेटिक रिएक्शन के दौरान यूज होते हैं। द मॉलिक्यूल ऑफ द रिएक्टेंट सबस्ट्रेट विच हैव कॉम्प्लीमेंट्री शेप फिट इनटू दीज कैविटीज जस्ट लाइक ए की फिट इनटू ए लॉक। तो जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होते हैं जिनको हम सबस्ट्रेट कहते हैं उनकी अपनी कॉम्प्लीमेंट्री शेप होती है, वो इन कैविटीज़ में फिट हो जाते हैं जैसे एक की एक लॉक में, यानी जो चाबी होती है वो ताले में फिट हो जाती है। अब यहाँ पर कहा गया कॉम्प्लीमेंट्री शेप, यानी मान लीजिए इस तरीके से आप देखिए ये हमारा एंजाइम है, इसकी ये क्या है? ये एक्टिव साइट है, एक्टिव सेंटर है इसका, जहाँ पर जो सबस्ट्रेट होता है वो आकर इससे एड्जॉर्ब होता है, इससे फिट होता है, जुड़ता है।
तो जो सबस्ट्रेट होगा उसकी कॉम्प्लीमेंट्री शेप होगी, यानी ऐसी शेप होगी जो इस कैविटी में आकर फिट हो जाए। तो उसकी ऐसी शेप होगी इस तरीके से जो इस कैविटी में फिट हो जाए। या फिर अगर हम दूसरी शेप बनाएं, मान लीजिए ये कोई एंजाइम है इस तरीके से, इसकी ये ए शेप, मान लीजिए ये उसका एक्टिव सेंटर है, तो जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होगा, सबस्ट्रेट होगा, उसकी ऐसी शेप होगी जो वो इस एक्टिव सेंटर में फिट हो जाए। इसको इस तरीके से बनाते हैं। मान लीजिए ये यहाँ से यहाँ तक एक्टिव साइट है, तो जो हमारा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होगा उसकी शेप भी इस तरीके की होगी, जिससे वो क्या हो जाए, इस एक्टिव सेंटर में, इस ये जो हम एक्टिव सेंटर है कैटालिसिस का, उसमें आसानी से इसको फिट किया जा सके। On account of the presence of active group, an activated complex is formed which then decomposes to yield the product. तो जो कैटलिस्ट होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, उन पर एक्टिव ग्रुप्स प्रेजेंट होता है। उसकी वजह से क्या होता है, एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है जो बाद में डिकम्पोज होता है और प्रोडक्ट्स फॉर्म कर देता है। यानी क्या होगा, एंजाइम की जो कैविटीज़ होंगी उनसे जाकर सबस्ट्रेट जुड़ेगा। एंजाइम के पास फंक्शनल ग्रुप है, एक्टिव ग्रुप है, उसकी मदद से क्या होता है, एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है, एक इंटरमीडिएट सब्सटेंस बनता है। उसके बाद जो ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होगा ये टूट जाएगा और प्रोडक्ट रिलीज हो जाएगा। दस द एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन में बी कंसिडर्ड टू प्रोसीड इनटू 2 स्टेप। तो एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन 2 स्टेप्स में होती है। पहला स्टेप है बाइंडिंग ऑफ एंजाइम टू सबस्ट्रेट टू फॉर्म एन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। पहले स्टेप में क्या होगा, जो एंजाइम है वो सबस्ट्रेट से जाकर जुड़ जाएगा और एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ई एंजाइम एस सबस्ट्रेट, ये से जाकर जुड़ गया सबस्ट्रेट एंजाइम से, ई एस एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन गया। दूसरा स्टेप डिकम्पोजिशन ऑफ द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स टू फॉर्म प्रोडक्ट। जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है वो डिकम्पोज हो जाएगा, टूट जाएगा, जिससे प्रोडक्ट रिलीज हो जाएगा। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, डिकम्पोजिशन हुआ, एंजाइम एक तरफ निकल गया, प्रोडक्ट एक तरफ रिलीज हो गया। अब यहाँ पर ये आप देख सकते हैं डायग्राम से, लॉक एंड की मॉडल, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन। यहाँ पर ये क्या है, ये हमारा एंजाइम है कैटलिस्ट, जिसको की से रिप्रेजेंट किया गया है, चाबी से। ये हमारा सबस्ट्रेट है जिसको ताले से रिप्रेजेंट किया गया है, लॉक से रिप्रेजेंट किया गया है। ये हमारा सबस्ट्रेट है। आप देख सकते हैं जो ये हमारा सबस्ट्रेट है ये इसकी एक्टिव साइट है, और इस एक्टिव साइट की कॉम्प्लीमेंट्री शेप हमारे ये यहाँ पर सबस्ट्रेट की एक्टिव साइट है, जहाँ से जो इस एक्टिव साइट की मदद से क्या होगा, ये जो रिएक्टेंट है ये इस एंजाइम से जाकर जुड़ जाएगा। तो आप देख सकते हैं जो हमारा एंजाइम है उसकी ये शेप है, तो इसके बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री शेप, जिससे कि इसकी जो कॉम्प्लीमेंट्री शेप रिएक्टेंट के पास है, जिससे रिएक्टेंट इस शेप में आसानी से फिट हो जाए। तो एंजाइम सबस्ट्रेट क्या होगा, सबस्ट्रेट एंजाइम के पास जाएगा और एक्टिव साइट इसकी मदद से एंजाइम से जाकर जुड़ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट हमारा एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, इंटरमीडिएट बन जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं एंजाइम और सबस्ट्रेट एक दूसरे से फिट हो गए, एक दूसरे से जुड़ गए, जिसके बाद एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया। फिर यहाँ पर क्या होता है, जो ये कॉम्प्लेक्स है ये टूट जाता है। कॉम्प्लेक्स टूटने के बाद प्रोडक्ट इससे रिलीज हो जाएगा। अब यहाँ से कॉम्प्लेक्स टूटेगा, एंजाइम अलग हो जाएगा, और जो सबस्ट्रेट से जो प्रोडक्ट बन चुका वो प्रोडक्ट एक तरफ रिलीज हो जाएगा। इस तरीके से ये लॉक एंड की मॉडल इसका दिया गया है। अब इसमें कैटलिस्ट इन इंडस्ट्रीज में कौन कौन से कैटलिस्ट यूज़ किए जाते हैं। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट टेक्निकल कैटालिटिक प्रोसेसेस आर लिस्टेड इन टेबल 5.3 टू गिव एन आइडिया अबाउट द यूटिलिटी ऑफ कैटलिस्ट इन इंडस्ट्रीज। कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निकल कैटालिटिक प्रोसेस दिए गए हैं जिससे हमें पता लग जाएगा जो कैटलिस्ट हैं उनको इंडस्ट्रीज में किस तरीके से यूज़ किया जाता है। यह आप देख सकते हैं ये प्रोसेस है और ये कैटलिस्ट है जो इंडस्ट्रीज में होता है। पहला है हेबर प्रोसेस, जिससे अमोनिया बनता है, N2+3S2 2NH3। इसमें जो कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है वो फाइनली डिवाइडेड आयरन यूज़ किया जाता है। मोलिब्डेनम इसमें प्रोमोटर के रूप में यूज़ किया जाएगा, और इस रिएक्शन के लिए जो कंडीशन है वो प्रेशर इसमें चाहिए 200 बार 200 बार, और टेम्परेचर इसमें चाहिए 723 से 773 केल्विन के बीच में। सेकेंड है इसमें ओस्टवाल्ड प्रोसेस, जिसकी मदद से नाइट्रिक एसिड बनाया जाता है। इसमें रिएक्शन होगी 4NH3 अमोनिया 5 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, 4 NO बनेंगे, नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा और वाटर। फिर ये नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा NO2। फिर NO2 वाटर और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा,
4HNO3 बन जाएगा, फाइनली नाइट्रिक एसिड बन जाएगा। इसमें कैटलिस्ट प्लेटिनाइज्ड एस्बेस्टोस यूज़ किया जाता है, टेम्परेचर 573 केल्विन होता है। थर्ड है कॉन्टैक्ट प्रोसेस, जो जिसकी मदद से सल्फ्यूरिक एसिड बनाया जाता है। इसमें सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, SO3 बनेगा यानी सल्फाइट आयन बनेगा, सल्फाइट बनेगा। फिर सल्फाइट H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, और इससे ओलियम बनेगा H2S2O7। फिर ये ओलियम H2 के साथ रिएक्ट करेगा, फाइनली H2SO4 बन जाएगा। तो हेबर प्रोसेस की मदद से अमोनिया, ओस्टवाल्ड प्रोसेस की मदद से नाइट्रिक एसिड, और जो कॉन्टैक्ट प्रोसेस की मदद से सल्फ्यूरिक एसिड बनाया जाता है। और जो इसमें कैटलिस्ट यूज़ किए जाएंगे वो प्लेटिनाइज एस्बेस्टोस यूज़ किया जाएगा। एस्बेस्टोस एक सिलिकेट मटेरियल होता है जिस पर प्लेटिनम की अगर कोटिंग की जाए तो वो प्लेटिनाइज एस्बेस्टोस कहलाता है। तो और या फिर इसमें वेनेडियम पेंटोक्साइड V2O5 कैटलिस्ट के रूप में यूज़ किया जा सकता है। टेम्परेचर इसके लिए चाहिए 673 से 723 केल्विन। दोस्तों आज का मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।